Hi everyone, I welcome you all again in our new video of daily the Hindu newspaper based analysis in our MCQ format, है ना? And I have added quick notes section 2 from today onwards, है ना? So that we can first recap a few things or first learn a few things and then just move on to solve some MCQs, है ना? So let's just start. So for today, quick notes are gonna be first is your secularism, and I hope you already know about this, what secularism means. So as far as secularism is concerned, you all know about there are several type of secularism, like one is where the state not even a bit interference from the state in the religious affairs of several sects. But in India it's not like that. In India we believe that all the religions are equal in front of the state, and the state does not interfere in the religious affairs as long as आपका मतलब कोई ऐसा इशू ना क्रिएट हो जहाँ पे कोई रिलीजन अपनी बाउंड्रीज मतलब जो थोड़ा बहुत राइट्स और ये सारे इश्यूज ये सारी चीज़ों को क्रॉस ना करे, है ना। तो हमारा कैसा है, बैलेंस टाइप का मतलब आपको सेकुलरिज्म दिखता है। तो अगर मैं बात करूँ तो सेकुलरिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है आपका जो कि सुप्रीम कोर्ट केस बाय केस बेसिस पे इसमें ऐड करते जाता है, जैसे फेडरलिज्म भी है ना। तो ये सारी चीज़ें, जुडिशियल रिव्यू हो गया। तो आपको पता होगा सेकुलरिज्म आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। दिस टर्म वाज एडेड इनटू द प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। इसके साथ साथ और दो चीज़ें भी जुड़ी थी, आपको पता होगा, सोशलिज्म, है ना, सोशलिस्ट, और आपका इंटीग्रिटी। तो एडेड इन 42nd, है ना। और मतलब केशवानंद भारती केस में आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो आया था उसको, उसमें जो है सेकुलरिज्म को बाद में आपका मतलब केशवानंदा भारती केस में नहीं, बाद में आपका, क्योंकि वर्ड तो तब ऐड हुआ था, केशवानंदा भारती केस तो पुराना है ना। तो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज आयुष, आपको पता होगा, आयुर्वेद से रिलेटेड मिनिस्ट्री, है ना। तो आयुष इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। आयुष में क्या क्या आता है, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसको रेगुलेट कौन करता है, इस इंडस्ट्री को, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री को, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रेगुलेट्स, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध, एच से होम्योपैथी, है ना। नेक्स्ट इज थर्ड योर LGBTQIA+, है ना। तो ये आपको पता ही होंगे सारे टर्म्स, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, है ना, क्वीर। और प्लस क्यों, प्लस मतलब कि और भी स्कोप रखा गया है डिपेंडिंग अपॉन हाउ समवन वांट्स टू एक्सप्रेस हिम और हर सेल्फ, है ना। एंड सेक्शन 377 ये था आपका पहले, जो कि आपका जो नॉन नेचुरल सेक्स है, नॉन नेचुरल इंटरकोर्स, इन सब चीज़ों को क्या करता था, क्रिमिनलाइज करता था। बाद में इसको क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, डिक्रिमिनलाइज कर दिया। किस में, नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की जजमेंट में, है ना। तो 377 को स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। और इसको लिंक किससे किया था, कि ये क्यों स्ट्रक डाउन किया, बिकॉज आपका ये जो मतलब ये जो है आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 इन सबको वायलेट करता है ना। तो ये हम डिटेल में समझेंगे कैसे करता है वायलेट, अभी नीडेड नहीं है। नेक्स्ट इज नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, है ना। तो इस केस में क्या हुआ था, आपका फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर रिकॉग्निशन मिला था, है ना, और लीगल रिकॉग्निशन था, ठीक है। ठीक है, राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी, कि अपनी आइडेंटिटी किस तरह से एक्सप्रेस करनी है। नेक्स्ट इज ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, ये 2018 इस केस के बाद आया था। इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को आपका प्रोहिबिट किया गया है अगेंस्ट दीज पीपल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड ऑल इन एनी स्फीयर ऑफ एजुकेशन, है ना, आपका एम्प्लॉयमेंट या जॉब, ये सब है ना, सोशल स्फीयर कोई सा भी, है ना, समझ आता है। नेक्स्ट इज BOD, बेसिक इन्वायरमेंट टर्म, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आपको ये पता होना चाहिए BOD क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं आपको समझाऊं BOD क्या होता है, तो आप ऐसे समझिए। देखिए कोई भी अगर मान लो आपका एक्वेटिक बॉडी है, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है, मान लो। अब इसमें क्या होता है, टाइम के साथ चीज़ें, जैसे मान लो काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म मरते भी हैं, है ना, डाई होते हैं, या तो फिर जैसे इंसान ऊपर से ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट अगर फेंके, तो होता क्या है, यहाँ पे भी डिकम्पोजर्स होंगे जो इस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। लेकिन उस डिकम्पोज करने की प्रोसेस में उनको क्या चीज़ लगती है, ऑक्सीजन लगती है,
मतलब ऐसे सोचो कि इस प्रोसेस को मतलब चलाने के लिए वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उस ऑक्सीजन की हेल्प से उस चीज़ को डिकम्पोज करते हैं। तो होता क्या है, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बढ़ेगा उतना ही ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगा इसी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो होता क्या है, इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर बाय द डिकम्पोजर्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। ये आपको समझ आता है। और अगर बीओडी ज़्यादा है उससे क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा हो रही है। ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है जिसको ब्रेक करना है, इसका मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन है। क्या ये समझ आता है? तो हाई बीओडी इज इक्वल टू हाई पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच। अब देखो ये लिमिट सेट है पॉल्यूशन का। किसी भी रिवर स्ट्रेच, किसी भी रिवर के छोटे से सेगमेंट को अगर आपको देखना हो कि वो अनफिट है फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन एंड ऑल, है ना, किसी भी तरह का, तो उसके लिए बीओडी अगर आपका 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा आ जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इट मीन्स उस रिवर स्ट्रेच को आपका अनफिट देखा जाता है। लेकिन रिवर को पॉल्यूटेड कब माना जाता है, जब उस स्ट्रेच के 2 रेगुलर सेगमेंट्स, है ना। तो मान लो आपका ये, मान लो रिवर का एक सेगमेंट आ गया, उसका कंसेक्यूटिव ऐसे सेगमेंट्स में बांट दो छोटे छोटे, मतलब वो डिफाइन होगा कितना सेगमेंट। अब यहाँ पे भी अगर आपका 3 mg पर लीटर से ऊपर आ रहा है बीओडी, और यहाँ पे भी, तो आपका ये जो रिवर स्ट्रेच है इसको क्या माना जाएगा, पॉल्यूटेड। क्या माना जाएगा, पॉल्यूटेड। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मतलब एक कंट्रोवर्सी होती है कि मान लो अगर एक रिवर में यहाँ पे तो 3 mg से ऊपर है लेकिन यहाँ पे ना हो, फिर अगले स्ट्रेच में हो, तो इसको पॉल्यूटेड नहीं माना जाता। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब एक थोड़ा सा ना इसका ड्रॉबैक मान सकते हैं इस डेफिनेशन एंड ऑल का, है ना। ये सीपीसीबी का क्राइटेरिया, किसका क्राइटेरिया है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। और आपको पता होगा सीपीसीबी कब बनी थी, 1974 में। किसकी वजह से, वाटर के ऊपर जो आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया था 1974 में, उससे बनी थी ये। तो ये कैसी है, लॉ से बनी है, एक्ट से बनी है, तो इसको बोलते हैं लीगल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, सीपीसीबी। लेकिन इसको अपनी फंक्शनरी पावर फिर से फर्दर कहाँ मिली थी, बढ़ाई, जो इसकी पावर्स बढ़ाई गई थी, या इसको फंक्शंस और ज़्यादा दिए गए थे, या इसको ज़्यादा इसको फंक्शंस दिए गए थे, वो दिए गए थे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। आपको समझ आता है। तो आगे चलते हैं। That was all as far as the notes section is concerned. So let's just start solving MCQ. I hope अब आपको MCQ solve करने में दिक्कत नहीं होगी. So first is which amendment explicitly inserted the term secularism into the preamble. अभी अभी पढ़ा 42nd amendment. Solve होना चाहिए क्योंकि आपका क्विक नोट्स में था। नेक्स्ट इज इन द केशवानंदा भारती जजमेंट। इससे क्या आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ था कि सेक्युलरिज्म भी क्या है, एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म भी क्या है एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका विच डॉक्ट्रिन वाज प्रोपोनेंटेड, क्योंकि किस डॉक्ट्रिन ने ये मतलब कौन सा डॉक्ट्रिन यहाँ से आया था जिसने फर्दर बाद में सेक्युलरिज्म को अपना पार्ट रखा, तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आपको पता है। नेक्स्ट इज आयुष इन इंडिया रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आयुष इंडस्ट्री अभी बताया, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी, है ना। इसको रेगुलेट कौन करता है, आयुष मिनिस्ट्री। और ये है क्या, इसमें आपको देखा जाता है ना कि जो आपका रेगुलर साइंटिफिक मेडिसिन सिस्टम है उसको कैसे आप अल्टरनेटिव क्या क्या हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, काफ़ी अभी भी काफ़ी सारे लोग इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट दैट इज़ मतलब अंडरलाइंग इन ऑल द रेगुलर जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन और इन सब चीज़ों में होता है, जबकि ये चीज़ें थोड़ी सस्ती पड़ती हैं, है ना। नेक्स्ट इज इन नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। तो इसमें क्या हुआ था, 377 को आपका स्ट्रक डाउन किया गया था, मतलब कि होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया था। तो ये किस बेसिस पे किया गया था, मतलब कि ये जजमेंट किस किस आर्टिकल के, मतलब कौन कौन से आर्टिकल इसको सपोर्ट करते थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से, 14 राइट टू इक्वालिटी, सभी इक्वल है, तो आप मतलब होमोसेक्सुअल्स को अलग तरह से नहीं ट्रीट कर सकते और बाकियों को अलग अलग तरह से नहीं ट्रीट कर सकते। 15 आपका डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे, चाहे वो सेक्स हो, जेंडर हो, रेस हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, है ना। नेक्स्ट इज 19, आपको पता है इसमें आपका फ्रीडम्स आती हैं ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे आपका कई तरह की फ्रीडम्स होती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, है ना, 19(1), 19(2), ऐसे ऐसे 19(1)A, 19(1)B, ऐसे कर करके आपके आती हैं 5-6। अब मुझे ये बताओ, इसी में आपका ऐसा भी है कि मतलब आपकी आइडेंटिटी जो है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक तरह से जो आपका सेक्सुअल प्रेफरेंस है, दैट इज़ योर आइडेंटिटी, दैट इज़ द वे यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। सो कहीं ना कहीं अगर किसी को हम रोकते हैं उसकी एक्सप्रेशन से, तो हम 19 वायलेट कर रहे हैं फ्रीडम का, है ना, 19 वाली फ्रीडम वायलेट कर रहे हैं।
नेक्स्ट इज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ लिबर्टी, है ना, आपका इसमें प्राइवेसी भी आता है, इसमें सारी चीज़ें आते हैं। तो एक तरह से हम किसी के मैटर्स में अगर घुस रहे हैं तो प्राइवेसी इशू है। और दूसरा, अगर लाइफ एंड लिबर्टी का इशू है तो पर्सनल लिबर्टी आपका, जब आप किसी को ऐसे जज कर रहे हैं, किसी को ऐसे क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, तो आप उसकी पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल चॉइसेस जो है उसकी लिबर्टी को आप मतलब काउंटर कर रहे हैं ना। तो ये ईजी है। नेक्स्ट इज द जजमेंट इन नालसा, है ना, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने अभी बताया, ट्रांसजेंडर को फॉर द फर्स्ट टाइम एज थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया था, है ना। तो ये हुआ। नेक्स्ट इज द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स एक्ट 2019। तो ये था आपका कि इसमें आपका नॉन डिस्क्रिमिनेशन, है ना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, जॉब्स हो गया, है ना, कहीं भी आप इनको अलग से नहीं ट्रीट कर सकते। कि एजुकेशन में अगर कोई ट्रांसजेंडर है, आपके स्कूल में हो, पढ़ रहा हो, या फिर आपका टीचर हो, तो आप उसको अलग तरह से नहीं अलग तरह से नहीं ट्रीट कर सकते बाकियों से, है ना। नेक्स्ट इज अंडर द आईपीसी, है ना, अब तो बीएनएस हो गया, बट स्टिल आपको पता था 499, 500 ये किससे होते हैं, डिफेमेशन। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट, तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितने की होती है, 2 साल की। अब यहाँ पे फाइन हो भी सकता है साथ में या नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट, है ना। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, है ना, रोपा 1951, एन एमपी शेल बी डिस्क्वालिफाइड इफ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड। अब आपको मैंने पहले बताया था, एक था करप्ट प्रैक्टिसेस, लास्ट कुछ वीडियोज में बताया था, बट वो अलग चीज़ है। यहाँ पे क्या है कि अगर किसी एमपी को किसी भी मतलब लीगल अथॉरिटी, मतलब जो आपका कन्विक्ट कर दिया गया है किसी कोर्ट के द्वारा किसी एमपी को, इसमें नहीं, मतलब इलेक्शन वाली प्रैक्टिसेस नहीं, ऐसे जनरली भी किसी भी ऑफेंस में, तो आपका क्या होता है, अगर वो ऑफेंस जो है उसका कन्विक्शन जो मिला है दैट इज़ आपका 2 साल या उससे ज़्यादा की, अगर आपको जेल, मतलब आपको ऐसे कन्विक्ट किया गया है, तो आपको क्या होता है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। समझ आता है, सेक्शन 8 में ये प्रोविज़न भी। तो 2 ईयर्स और मोर, ये राहुल गांधी का केस आपको पता है, जब डिफेमेशन में कन्विक्शन हुआ था 2 साल से ज़्यादा, तो डिस्क्वालिफिकेशन वाला आपको, मतलब आपको पता होगा सारी चीज़ें ना। नेक्स्ट इज बीओडी इज़ एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, अभी भी बताया, बिकॉज इससे क्या पता चलता है हमें कि पॉल्यूशन कितना, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, है ना। तो इट मेजर्स ऑक्सीजन नीडेड बाय द माइक्रोब्स, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, है ना, इन एनी एक्वेटिक आपका बॉडी, है ना। अ रिवर स्ट्रेच इज डिक्लेयर्ड पॉल्यूटेड इफ, आपको पता है कि जो थ्रेश होल्ड है 3 mg पर लीटर का, अगर वो 2 रेगुलर सेगमेंट्स में आपका ज़्यादा आ जाता है, इससे ज़्यादा मतलब ब्रीच हो जाता है, जो बीओडी की मतलब बीओडी है, जो ऑक्सीजन डिमांड है बायोलॉजिकल, तो आपका इस रिवर स्ट्रेच को क्या माना जाता है, पॉल्यूटेड, है ना। तो थ्रेश होल्ड इज एक्सीडेड एट 2 consecutive लोकेशंस, है ना, ईजी है। नेक्स्ट इज द CPCB इज, मैंने बताया था किससे बना था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो अगर लॉ से बना है तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब आपको कई को कन्फ्यूजन होता होगा कि मतलब, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जस्ट लाइक फाइनेंस कमीशन हो गया, है ना, आपका GST काउंसिल हो गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सारी वो बॉडीज़ हैं जिनको बनाने के लिए स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब पहले से आर्टिकल्स हैं, क्या है, आर्टिकल्स हैं। जैसे 324 आपका ECI के लिए है, 279A आपका GST काउंसिल के लिए, आर्टिकल मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है इनको बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे 279A, अगर ए देखो, कैपिटल लेटर जब भी किसी आर्टिकल के आगे लिखा हो तो उसका जनरली मतलब होता है कि उस अमेंडमेंट को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, मतलब उस आर्टिकल का जो भी आपका A B C वो सारी चीज़ें वो आपको बाद में लाया गया है बाय मतलब न्यू अमेंडमेंट्स, रीसेंट अमेंडमेंट्स, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब वो बॉडी होती है जिसके लिए आप क्या करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक आर्टिकल इंसर्ट करते हो, फिर उस बॉडी को उस आर्टिकल बेसिस पे बनाया जाता है। लेकिन फिर स्टैट्यूटरी क्या होता है, स्टैट्यूटरी में आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं करते, आप सिंपली क्या करते हो, बिल लाते हो, बिल को एक्ट बनाते हो, एक्ट को फिर आपका मतलब बिल को पास करा के एक्ट बनाते हो, ठीक है, जो भी पास करा के फिर प्रेसिडेंट का आपका एसेंट एंड ऑल, है ना। तो ये आपको पता ही होगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, है ना, एंड इट विल जस्ट हेल्प मी कीप डूइंग दिस फॉर यू ऑल, है ना। सो थैंक यू सो मच, लेट्स सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।